सुप्रभात प्यारे दोस्तों, मैं कुमार उपेंद्र आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रसंग कोचिंग क्लासेज में। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप सभी के लिए कक्षा 10वीं के हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्यखंड में आज हम लोग पढ़ेंगे यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान कविता नागा अर्जुन के द्वारा रचित है। यह कविता इस प्रकार है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनकी मार, और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि नागा अर्जुन जी हैं और इन्हें मातृभाषा मैथिली में यात्री के नाम से जाना जाता है और इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। इस कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से कवि ने प्रकट किया है। और कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है तब उसके साथ नज़रों का बाकपन जुड़ जाता है। इस कविता का पहला लाइन इस प्रकार है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंतुरित का मतलब होता है बच्चों के नए नए दांत, मुस्कान हंसना, यानी दंतुरित मुस्कान का मतलब हुआ नए दांतों वाली मुस्कान। मृतक का मतलब होता है मुर्दा। यानी इस लाइन में कवि परदेश से लंबे समय बाद अपने घर लौटा है और अपने घर आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 6 से 8 महीने का एक बच्चा है जो मुस्कुरा रहा है और उसके मुंह में नए नए छोटे छोटे दांत निकले हुए हैं। छोटे बच्चे की मुस्कान बड़ी ही छविमान और मनोहर होती है। कभी भी अपने छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर कहता है, यानी कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यानी कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी नए नए छोटी छोटी दांतों वाली मुस्कान इतनी छविमान है, इतनी मनमोहक है कि वह तो मुर्दे में भी यानी मरे हुए में भी जान डाल देगी। अर्थात यानी कहें कि जो व्यक्ति जीवन में निराश, हताश और उदास हैं उनके मन को प्रफुल्लित, खुशी से भर देगी। आगे कवि कह रहे हैं कि धूलि धूसर तुम्हारे गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। धूलि धूसर गात का मतलब होता है धूल मिट्टी से सने अंग प्रत्यंग। जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि धूल से सना तुम्हारा शरीर देखकर, यानी छोटे बच्चे को देखकर कवि कह रहे हैं कि धूल से सना तुम्हारा शरीर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तालाब छोड़कर मुझ गरीब के झोंपड़ी में खिलने वाला
कमल हो। छोटे बच्चे जब रहते हैं तो हमेशा वो मिट्टी में खेलते रहते हैं, धूल में खेलते रहते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पसाड़। परस का मतलब होता है स्पर्श, प्राण का मतलब होता है जीवन शक्ति, पसाड़ का मतलब होता है पत्थर। तो इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि यानी छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर, यानी छोटे बच्चे को छूकर कह रहे हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर, यानी तुमको छूकर, तुम्हारे जीवन शक्ति को छूकर, यानी तुम्हारे प्राण को छूकर कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन गया होगा। यानी कहें कि बच्चे के स्पर्श में ऐसा जादू है कि कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का हृदय पिघल जाए। यानी जो कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं उनका भी जो है हृदय पिघल जाएगा और उसके अंदर आनंद का भाव उत्पन्न हो जाएगा। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि तुमको स्पर्श करके, तुमको छू के, यानी तुमको छूकर बांस और बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे। यानी कहें कि बच्चे की मुस्कान इतनी छविमान है, बच्चे के स्पर्श में ऐसा जादू है कि कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का भी हृदय पिघल जाए और उसके अंदर आनंद का संचार हो जाए। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। यानी इस लाइन में कवि को बच्चा पहचान नहीं रहा है, क्योंकि बच्चा कवि को पहली बार देखा है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? और बिना पलक झपकाए लगातार देख रहे हो। आगे कवि कह रहे हैं कि थक गए हो आँख लूं मैं फेर। और कवि कह रहे हैं कि यानी कवि बच्चे से कह रहे हैं कि तुम थक गए हो, यानी तुम थक गए होगे, क्योंकि लगातार अपलक यानी बिना पलक झपकाए देखते जा रहे हो, इसलिए मैं ही अपना आँख हटा लेता हूँ, अपना आँख फेर लेता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यानी इस लाइन में बच्चा कवि को पहली बार देखा है और लगातार देख रहा है, यानी कवि को लगातार देख रहा है, तो कवि को लग रहा है कि, यानी कवि अनुमान लगा रहे हैं, कवि को लगता है कि बच्चा मुझे पहचान नहीं रहा है, यानी जो बच्चा है वह मुझे पहचान नहीं रहा है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। आगे कवि कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती, यानी तुम्हारी माँ हमको तुमसे मुलाकात, तुमसे परिचय नहीं करवाई होती, तो आज मैं तुमको न देख सकता और न तुमको जान सकता। आगे कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। और कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी यह नए दांतों वाली मुस्कान। इसलिए कवि उस बच्चे को धन्यवाद देते हैं
यानी कह रहे हैं कि तुम्हारा भी धन्यवाद और तुम्हारे माँ का भी धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारी माँ ही वो माध्यम है तुमसे मिलवाने का, तुमसे परिचय करवाने का। अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो आज हम तुमको देख नहीं पाते, तुमको जान नहीं पाते, तुमको समझ नहीं पाते। आगे कभी कह रहे हैं कि चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। चीर का मतलब होता है दीर्घकालीन यानी लंबा समय, और प्रवासी का मतलब होता है परदेश में रहने वाला, इतर का मतलब होता है दूसरा, अतिथि का मतलब होता है मेहमान। यानी इस लाइन में कवि बच्चे से कह रहे हैं कि मैं प्रवासी हूँ, मैं प्रवासी हूँ, मैं हमेशा प्रदेश में रहता हूँ, मैं प्रवासी हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा हूँ, मैं हमेशा प्रदेश में रहता हूँ, मैं लंबे समय से प्रदेश में रह रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे पराया समझ रहे हो, इसलिए तुम मुझे पराया समझ रहे हो, पहचान नहीं रहे हो। आगे कवि कह रहे हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तो इस लाइन में बच्चा कवि को पहली बार देखा है और कवि को मेहमान समझ रहा है, उन्हें अतिथि समझ रहा है, इसलिए कवि बच्चे से कह रहे हैं कि प्रिय, यानी बच्चे को संबोधित कर रहे हैं कि प्रिय तुम्हारा इस अतिथि यानी मेहमान से अभी तक कोई संबंध नहीं रहा है, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, तुम्हारे लिए दूसरा हूँ, क्योंकि हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं कि उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। मधुपर्क का मतलब होता है पंचामृत। पंचामृत जो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है वो होते हैं दही, घी, शहद, जल और दूध। ये जो पंचामृत होते हैं वो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है, और कवि कविता में इसका प्रयोग बच्चे को जीवन देने वाला आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्रेम के रूप में हुआ है। कनखी का मतलब होता है तिरछी निगाह से देखना। तो इस लाइन में कवि बच्चे से कह रहे हैं कि मैं हमेशा प्रदेश में रहता हूँ और मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत ही प्यार से अमृत रूपी स्नेह से पालन पोषण करके तुम्हें बड़ा की है। यानी आप देखे होंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने मुंह में कुछ भी डाल लेता है। कवि कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार बच्चा अपनी माँ की गोद में है और अपनी माँ की उंगली को मुंह में डालकर चूस रहा है। कवि को ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी माँ उस उंगली से पंचामृत यानी आत्मीयता की मिठास स्नेह का अमृत पिला रही है। आगे कवि कह रहे हैं देखते तुम इधर कनखी मार, और कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे तिरछी निगाह से यानी तिरछी नज़र से देखते हो। और आगे कवि कह रहे हैं कि और होती है जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान का मतलब होता है सुंदर। और कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे जब तिरछी निगाह से देखते हो और हम दोनों की और होती जबकि आंखें चार, और कह रहे कि हम दोनों की आंखें जब मिलती है तब तुम मुस्कुरा देते हो, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और तुम मुस्कुरा देते हो मुझे लगती बड़ी ही छविमान, और मुझे
यानी तब यह तुम्हारी नई दांतों वाली मुस्कान मुझे बड़ी सुंदर लगती है। यानी कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे तिरछी निगाह से यानी तिरछी नज़र से देखते हो और हम दोनों की आंखें जब मिलती हैं तब तुम मुस्कुरा देते हो। तब यह तुम्हारी नई दांतों वाली मुस्कान मुझे बड़ी ही सुंदर लगती है। यानी छोटे बच्चे की मुस्कान मनोहारी होती है, क्योंकि छोटे बच्चे की मुस्कान निश्चल, निर्मल और अर्थहीन होती है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रसंग कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।